मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ व्हाट वी डू। क्या हुआ? हाँ, चेक कर लो ना इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो हम आज पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पार्ट चैप्टर को, जिसका जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा वर्क डन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको हम लोग टाइम लेके पढ़ेंगे, इसको अपने तकरीबन कम से कम 3 या फिर 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्यों टाइम लेके पढ़ रहे हैं, रीज़न बताओ, क्या कारण है इसको? हाँ, क्या इस पर सिर्फ 11th की फिजिक्स टिकी है, 12th की फिजिक्स भी इसी पे टिकी हुई है? वैसे तो फिजिक्स जो है आपस में कनेक्टेड ही है, लेकिन आप देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब क्वेश्चन आते हैं ना कि चार्ज को यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, वर्क डन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बताओ, स्पीड बताओ चार्ज पार्टिकल की, ये सब कुछ जो है मोस्टली ये हमारे इसी चैप्टर से आता है। आपको वर्क डन निकालना पता होना चाहिए, आपको काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात और कि इसमें बेसिक मैथ से लेकर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन तक आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। इसमें बेसिक मैथ्स भी आएगी, वेक्टर भी आएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ वेक्टर भी आएगा, जबकि मैं तो वर्क डन, एनर्जी और पावर तीनों ही स्केलर है, तो फिर वेक्टर का नॉलेज कैसे काम आएगा बताओगे? डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल, क्योंकि वर्क डन जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन दोनों के दोनों वेक्टर सदिश राशि हैं। अब वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। कुल मिलाकर अपने पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में या फ्रिक्शन में, 1 डायमेंशन मोशन में या 2 डायमेंशन मोशन में कहीं पर भी डाउट्स रह गए हों तो इसके क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। तो आप यूँ मान के चलिए कि आपका रिवीजन है। तो सबसे पहले तो मुझे वर्क डन के बारे में बताओ कि मैं पहली चीज़ बेटे वर्क डन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें ना चेक करते रहें कि आवाज़ एक पे एक लाइव चला ही दो तुम किसी एक फ़ोन पे, ताकि ना, क्योंकि मेरे फ़ोन में सेम वही है ना, किसी एक पे ना लाइव चला दो, वॉइस कम कर दो, ताकि कोई दिक्कत है ना तो आप मेरे को तुरंत बता दो। कई बार क्या शायद कैमरा हिल जाता है और आप बाद में पता लगता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि वर्क डन, जैसे कि बेटे कंपनी में कोई काम कर रहा है और कंपनी में जाके मैं आराम से बैठ गया हूँ और कहीं बैठ के लैपटॉप या इस पर कोई काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं लोग कर रहे हैं। अब वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या वो काम नहीं कर रहे? क्या उनको तनख्वाह नहीं मिल रही? अगर कोई जूते चप्पल सही करने वाला कोई व्यक्ति भी बैठा है और बैठ के जूते चप्पल में कील ठोक रहा है और उसको सही करके दे रहा है, अब वो तो अपनी जगह ही बैठा है, ठीक है। या कोई और कोई भी काम कर रहा है, या चलो सोचना भी एक काम है बेटा। कई बार नहीं कहते कि लीगल एडवाइज़र है तो बोले कि आप एडवाइस दो, तो आराम से उसके पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट और क्या क्या होते हैं, तो वो तो आराम से चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो क्या उनको पैसे नहीं देने पड़ते? अपने को देने पड़ते हैं, और हम काम के ही पैसे देते हैं। तो क्या वो वर्क डन नहीं कर रहे? वर्क डन कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरह के किसी भी वर्क डन को यहाँ एंटरटेन नहीं करेंगे। हम कौन सा वर्क डन पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क। तो सबसे पहले तो बेटा अपना टॉपिक समझो कि टॉपिक क्या है। फिजिक्स में अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। तो हम मैकेनिकल वर्क में इंटरेस्टेड है। तो आप कोई भी वर्क डन निकालने से पहले सोच लेना कि क्या ये मैकेनिकल वर्क होगा या नहीं। मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या होता है? उसमें फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तो हम मैकेनिकल वर्क। क्या हम बायोलॉजिकल वर्क पढ़ रहे हैं इसमें? जो भी बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के बताएं, व्हाट इज बायोलॉजिकल वर्क? मसल स्ट्रेचिंग, जैसे मान लो मैं पुशअप लगाऊं, या मैं तो क्यों लगाऊं, तुम लोग लगाओ, तो पुशअप लगाने से बॉडी बिल्डिंग हो रही है जिम में। अब पुशअप लगा के तुम कौन सा जमीन खिसका देते हो क्या? अब जो जमीन नहीं खिसका पाते, मैं कहूँगा यार डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब क्रैश कोर्स की क्लास आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पता होगा। अब मैं कह दूँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क डन जीरो हो गया, पर आपने जब पुशअप लगाया ना तो आपने मसल्स जो है उसको स्ट्रेच किया, ठीक है। तो हम लोग इधर जो पढ़ेंगे इसमें हम मसल स्ट्रेचिंग में भी नहीं जाने वाले हैं, राइट। तो हम किसी बायोलॉजिकल वर्क की बात नहीं करेंगे, और हम कौन से वर्क डन पे स्टिक रहेंगे? मैकेनिकल वर्क। बस हमें ये पता होना चाहिए। और मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य, यानी कि बेटे फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। चलो, अब वर्क डन क्या होता है बेटे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको थोड़ा सा इसको बढ़िया बड़े अक्षरों में लिख के बताता हूँ। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। क्या है वर्क डन? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। अब कॉमन सेंस से बेटे थीटा क्या है? दोनों के बीच में एंगल है। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हो बेटे, यहाँ पे क्या है कि फोर्स भी इस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड में है, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे? जीरो।
अब मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो 180 डिग्री। तो कुल मिला के क्या मैं कह रहा हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एट कॉस थीटा। पक्का यही कह रहा हूं? अच्छा, मुझे अब ये बताओ, ये वर्क डन किसका वर्क डन है? कौन सा वर्क डन? किस चीज का वर्क डन? ये जो W है, हाँ W, बिल्कुल 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 बेटा, ये वर्क डन। लेकिन वर्क डन किसका वर्क डन है? इस फोर्स का वर्क डन है, इस फोर्स का वर्क डन है। ये जो फोर्स है ना, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है। ये जो भी फोर्स है उस फोर्स का ये क्या है? वर्क डन है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? ये फोर्स कौन सा हो सकता है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ये वाला, वो वाला, कौन सा फोर्स है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सिंपल वे में ये फोर्स कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? एनी फोर्स। एनी फोर्स बोले तो कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एनी फोर्स, कोई भी फोर्स हो सकता है। लेकिन जो भी फोर्स होगा तुम वर्क डन हमेशा उसी का निकाल रहे हो, ठीक है? और फिर जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो नेट वर्क डन निकाल लेंगे। बेटे जब नेट फोर्स आ रहा है और किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, तुम कहो सर वर्क डन बताओ, मैं कहूँगा अगर नेट फोर्स 0 तो बेटा वर्क डन 0 हो गया। भाई यहाँ पे F की वैल्यू 0 है, नेट कर दूँ 0 तो वर्क डन 0। पर अगर आप उस क्वेश्चन में घुस के पूछोगे नहीं सर हमें तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, जैसे मेरे को कोई बॉडी जो है बेटे धक्का मार खींच के लेके आ रही है तो एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, मैं जमीन पे चल रहा हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंस भी तो है ना। एग्जाम में आ जाता है आजकल की एयर रेजिस्टेंस का भी वर्क डन बताओ, तो एयर रेजिस्टेंस भी है। अब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मेरे पे नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग नियत है, तो त्वरण एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0 नहीं, नेट फोर्स 0। अब आप पूछो नहीं सर केवल हमें तो चाहिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए मैं सारे फोर्स देखूंगा, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को देखूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स को देखूंगा, तो फिर मैं फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से काउंट करूंगा। ये अलग बात है कि सबका आंसर 0 आ जाएगा, भाई 0 तो आना ही पड़ेगा जब नेट फोर्स 0 है। तो मैं आगे जा रहा हूं तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स मेरा, अब सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, माइनस में आंसर आएगा, एक इधर cos 180। अच्छा फिर दूसरे वाले का निकालोगे तो बेटा वो उसी साइड ले जा रहा है तो मैं जा भी उधर रहा हूँ, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस मैं जिस भी डायरेक्शन में जाऊंगा उसके अपोजिट लगेगा, सब कुछ जोड़ घटा के जब तुम फाइनली आंसर निकालोगे तो क्या आएगा? 0, ठीक है। तो वर्क डन किसका? फोर्स का। फोर्स कौन सा हो सकता है? इट कैन बी एनी फोर्स, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? कोई बताएगा भाई कॉमेंट सेक्शन में? इज देयर एनीवन अलाइव? देयर मे बी पीपल अलाइव। ये एस क्या है जल्दी बताओगे? है कोई? 3-4 लोग जो देख रहे हैं मेरे भाई बंधु, 1-2 मेरे स्टूडेंट इनके सिर पे बंदूक रख के बोला मैंने लाइव देखना पड़ेगा। हाँ एस क्या है जल्दी बता। ध्यान बिल्कुल बेटे, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ और आप मुझे बताना कि नजर आ रहा है नहीं, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा है तो आप ध्यान देना बेटा, मैं यहां कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, है ना। कोई बड़ा इशू नहीं, वो तो मैं मिनिमाइज कर दूंगा उसको। एक बार बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस बात को बहुत अच्छे से समझना बेटा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस चीज का डिस्प्लेसमेंट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर इस पर मैंने यहां फोर्स लगा दिया, ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हुआ और बाकी बेटा कहीं कुछ मान लो ये बॉडी ये इधर से इधर चला गया, कुछ भी वॉटेवर चीज हुई, लेकिन इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, उस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वर्क डन कितना होगा? 0। वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा? 0। जल्दी बताओ ये क्या है? एनी फोर्स। ये क्या है? ये उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है जिस पर फोर्स लगा है, उसका मूव करना जरूरी है। कॉस थीटा दोनों के बीच में एंगल है। आई थिंक अब इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया।
अब आप खुद देखो कि भाई क्या फिर मैं कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। मैं एक प्रॉपर एक कोई और सेपरेट डायग्राम इसका बना दूँ जल्दी से, तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई देखो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे बेटे ये कोई मास दे दिया मैंने m, इस पर फोर्स लग रहा है बेटे F ऐसे लग रहा है। तो अब बताओ कि फिर इसका यहाँ से एंगल है थीटा और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, देखो इस पॉइंट से कहीं ना कहीं इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पर बॉडी पहुंच गई। मान लो मास तो वही का वही रहेगा बेटा, ये लो m, ये आ गया। तो अब मुझे बताओ कि फोर्स पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है या फोर्स का एक छोटा सा कंपोनेंट करवा रहा है? छोटा सा कंपोनेंट। ध्यान से देखो, सूटकेस रोलिंग रेलवे स्टेशन पे बेटे, सूटकेस को ऐसे ही लेके जाते हो। अच्छा, सूटकेस को ऐसे आगे करके तुम ऐसे धक्का देते हुए लेके जाते हो सूटकेस को, ये आप आगे यूं चल रहे हो और सूटकेस को पकड़ा हुआ है और आपका हाथ ऐसे है बेटे, यूं ही होता है ना। ये ऐसा होता है कि सूटकेस के बिल्कुल बराबर नीचे बैठ कर फिर उसको, मतलब तुम यहाँ पे और सूटकेस के बराबर बैठ के यूं ले जा रहे हो। मेरे हिसाब से हमारा हाथ ऐसे होता है, ठीक है, कैमरे में अगर आप देख पा रहे हो बेटा। तो मुझे बताओ कि रेलवे स्टेशन पे क्या सूटकेस उड़ने लगता है क्या? अब मैं यूं लेके जा रहा हूँ, सूटकेस जा रहा है आगे, बैग जा रहा है आगे, इंसान का हाथ ऐसे है, तो क्या वो पूरा फोर्स उसको आगे लेके जा रहा है क्या, या उस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर लेके जा रहा है बेटे? अब उसका एंगल एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप थीटा कहाँ से ले रहे हो, ठीक है। तो अगर थीटा ले लूँ तो मैं बोलूँगा क्या बेटा, कि पूरा पूरा फोर्स लेके जा रहा है या एफ कॉस थीटा? एफ साइन थीटा क्या कर रहा है यहाँ पे? एफ कॉस थीटा तो आगे लेके जा रहा है, एफ साइन थीटा क्या कर रहा है? आप बोलो कि एफ साइन थीटा, हाँ वही बात है बेटा, ये नीचे वजन है तो भाई वजन तो है ही, mg है, mg लग रहा है तो ऊपर क्या है, नॉर्मल लग रहा है, एफ साइन थीटा भी ऊपर लग रहा है, ठीक है। अगर एफ साइन थीटा बहुत पावरफुल हो जाए तो सूटकेस को उड़ा भी देगा बेटा। आप सोच के देखो कि बहुत तेज स्पीड और बहुत तेज फोर्स लगा दो, अरे एरोप्लेन उड़ने से पहले क्या फुल स्पीड से नहीं भागता है क्या, ताकि उधर फ्रिक्शन का काम ही खत्म हो जाए, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब यहां पे मैं लिख दूं बेटा वर्क डन W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, क्या ये भी एफ एस कॉस थीटा ही हो गया? मैं कह सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो सही है। विस्थापन और बल का वह घटक जो विस्थापन को प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कह सकता हूं। किसी ने मेरे से कहा कि सर फिर एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट को ही तोड़ दो ना, ये एस है ये थीटा है, तो सर इसका नाम एस कॉस थीटा और इधर एस साइन थीटा कर दो, तो फोर्स की तरफ एस कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि ये एफ एस कॉस थीटा है, फोर्स इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी तो लिख सकता हूं ना। बल और विस्थापन का वह घटक जो बल की दिशा में है, तो वो भी तो कैलकुलेट करवा रहा है, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं? अब वही बात कि बेटा इसमें फिर बहुत ज़्यादा आप जाने की जरूरत नहीं, जब आपको अब ये बात पता लग गई कि ये एफ एस कॉस थीटा है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या पढ़ रहे हैं अपने बेटे? वर्क पावर एनर्जी। इस वर्क पावर एनर्जी में अपनों ने क्या क्या पढ़ा? अपनों ने कहा बेटे कि अपने निकालेंगे वर्क डन, जिसमें कि मैंने आपसे कहा कि हम मैकेनिकल वर्क की बात करने वाले हैं, कोई बायोलॉजिकल वर्क या और कोई सोचने उचने का काम इसमें नहीं है। फिर अपनों ने क्या कहा कि फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फोर्स जिसका होगा वर्क डन भी उसका होगा। अगर मैं नेट फोर्स कर दूं तो वर्क डन भी नेट आ जाएगा। अगर बेटे फोर्स कोई भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उसका होगा, और थीटा दोनों के बीच में एंगल। कोई मुश्किल बात हो तो बता दो, ठीक है। तो ये बेटे हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर मैं एंगल बदल सकता हूं। क्या एफ एस कॉस थीटा होते ही अब मैं अगले पेज पे अब थोड़ा सा इसको नोट्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहा हूं। मैं लिख दूं बेटे, यहाँ पे मैंने लिखा जी ये है वर्क डन, तो वर्क डन के सामने क्या मैं वेक्टर में अब एफ डॉट एस लिख सकता हूं क्या? आई होप कि अगर आप समझ गए हैं कि सर देखिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्केलर है, जो फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले वर्क डन क्या है? स्केलर अदिश राशि है। वर्क डन स्केलर है भाई। कैसे पता स्केलर है, वेक्टर क्यों नहीं भाई? स्केलर कैसे पता तुम्हारे को? आप ये बोलो बेटे, डायरेक्शन भी डिपेंड करता है क्या? मैं 1 किलोमीटर इधर भागूं और वापस आ जाऊं तो मैं कितना चला? थकावट कितने के हिसाब से होगी? डबल। मैं 1 किलोमीटर से वापस आने की बजाय सीधे 2 किलोमीटर चला जाऊं, सीधे 2 किलोमीटर रुकूं नहीं, तो भी थकावट
डबल। क्या डायरेक्शन से फर्क पड़ा क्या मैं आपसे कह दूं बेटे कि मैं गया फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो करने पे थकावट का, और तुम इससे पहले कि कहो वर्क डन जीरो, तो मैं कहूँगा बेटे जब मैं उधर भाग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स इधर ही था, है ना, ये तो फ्रिक्शनल इधर था, रिवर्स भाग रहा हूँ तो इस साइड में भाग रहा हूँ। बात समझ गए? तो आप मुझे बताओ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, एयर रेजिस्टेंस की बात करूं, तो मैं इधर भाग रहा था तो एयर रेजिस्टेंस इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा था, तो थकावट बेटे 2 किलोमीटर के हिसाब से होगी ना। मैं 2 किलोमीटर वाली डिस्टेंस को एक सर्किल पे भाग लूं या कैसे भी, मतलब 2 ही किलोमीटर ट्रेवल करूं, मेरे को थकावट तो सेम ही होने वाली है, बशर्ते कि सरफेस वही रहे। ऐसा नहीं कहीं पे कंकड़ पत्थर आ जाए, कहीं पानी आ जाए, कहीं मीडियम चेंज हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर आप ऐसे गए तो फिर ऐसे वापस आ गए तो अब आपका वर्क डन जीरो हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो डिपेंड करेगा आप कौन से फोर्स की बात कर रहे हो, कि आप जब बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, वही बॉडी जब वापस नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है। ठीक है, हाँ, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में लोग नेट वर्क डन आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों को उसको ऐड कर दो, फिर आप डिस्प्लेसमेंट काउंट करोगे। कि आपको आइडिया लग रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि भाई थकावट किस चीज़ की हो रही है? कि सर थकावट किस, अरे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अभी मैं कूली वाला एग्जांपल आपको दूंगा, कूली वाले में मैं बताऊंगा वर्क डन जीरो है तो कूली को पैसे किस बात के देते हैं? अरे कूली को पैसे देते हो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के, क्योंकि कूली वजन उठा। चलो मैं इसके कुछ पॉइंट्स बता के आपको एग्जाम्पल देता हूँ। स्केलर समझ में आ गया, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर। दूसरी चीज, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्लियर? चलो क्या बोल रहे थे अपने? हाँ जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो क्या न्यूटन मीटर लिख दूं? क्या इसी को जूल जी के नाम पे जे लिख दूं? ठीक है बेटा, अब मैं 1 जूल को सीधा 10 की पावर 7 अर्ग लिख रहा हूँ, ये जान मानते हुए कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता है, 1 मीटर में बेटे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वहाँ से आपने 10 की पावर 7 अर्ग इसको लिख दिया है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अब आपको पता ही है कि जी ये एफ डॉट एस होता है। अब आपको ये भी पता होगा बेटा कि इसके साथ में कि कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। थोड़ा देखना ये है क्या उसमें दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपर जो मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि कल मेरे को कुछ 1-2 मेरे मित्रों ने बहुत अच्छा रेफरेंस कुछ इसका दिया था फीडबैक, तो बोला दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है ना एकदम? हाँ ठीक है बेटा। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तू बंद कर दे लाइव, कोई बात नहीं। तेरे पास वाईफाई कनेक्शन है ना मेरा? ये फिर वही आ गया, सर आप गुंडे लग रहे हो, गुंडे। कोई, अरे कोई बात नहीं यार, तू कम से कम लेक्चर शेयर कर दे ना, और भी कई लोगों को बुला, थोड़ा मेरा भी फायदा हो। चलो, और अगर तुम बेटा स्टूडेंट हो तो प्लीज़ ध्यान दो इधर पॉइंट पे। मजाक तो मैं खुद ही कर लेता हूँ यार काम भर का। अबे तुम कमेंट पढ़ने मत बैठ जाओ, अब बंद कर दो। सही बात। ओके, एक्चुअल क्या है ना कि कोई जेन्युइन भी क्वेश्चन पूछे ना, फिर ध्यान ही नहीं जाता, फिर मुझे लग रहा है कोई ना कुछ लिख ही रहा होगा। तो खैर आगे आ जाओ बेटा। क्या ये पॉइंट अपनों ने पढ़े? यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन पे आ सकता हूँ बेटे। क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं? फॉर्मूला पता जल्दी से कुशाल क्या है? एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ डॉट एस। तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटे। जल्दी बताओ। पॉजिटिव वर्क, सीधा बोल दो कि सर पॉजिटिव क्या, सिंपल यार, थीटा जो है वो लेस देन 90 कर दो। अरे तभी तो पॉजिटिव होगा, कॉस को 90 डिग्री से कम कर दो। ठीक है, तो मुझे बताओ कि पॉजिटिव वर्क में मैं कह दूं अ बॉडी इज हैविंग फ्री फॉल हो रहा है बेटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? चलो पॉजिटिव है नेगेटिव, आपसे मैं डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में और पॉजिटिव वर्क का कोई एग्जांपल दूं भाई, कोई पॉजिटिव वर्क, सिंपल मैं आपसे कह दूं बेटे, मैंने कहा कि ये लो अपने पास है 2 किलोग्राम का ब्लॉक है बेटा, इस पर फोर्स लगा 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आया 2 मीटर, थीटा बराबर कुछ भी ले लो यार 30 डिग्री है। तो आप खुद बोल दो सर लेस देन 90 डिग्री तो हमें पता ही है। अब वर्क डन पूछूंगा तो एफ एस कॉस थीटा, जल्दी बताओ बेटा। 10 × 2 × कॉस 30 बताएगा कर्ण।
1/√3 सोच रहे, नहीं पढ़ रहा बेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। अब इस टाइम मैंने क्या कहा था, वर्क एनर्जी पावर इस चैप्टर में आपका बेसिक मैथ से लेके अब तक जो बता रहा हूँ ना सब आ जाएगा, सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो आपको बेटा रिकॉल, इससे क्या है, दो बातें क्लियर हो जाएंगी, पुराना ठीक से पढ़ा है नहीं पढ़ा है बेटा वो भी क्लियर हो गया। अब मैंने कहा ना कि सब कुछ आ जाएगा, अरे ग्राफ भी आएगा यार, डिफरेंशिएशन भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो अब बताओ cos 30√3/2, 2 से 2 कैंसिल, बेटा 10√3 आंसर आ गया क्या, यूनिट में जूल हो गया। अच्छा √3 को बेटे 1.732 लिखते हैं, तो आप ऑप्शन पे डिपेंडेंट है। अब ऑप्शन में एग्जामिनर साहब पूछना चाहते हैं तो बता दो, नहीं पूछना चाहते मत बताओ, इतना ही रहने दो। क्या पॉजिटिव वर्क अपने को परेशान नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल भी, ये अपने निकाल सकते हैं इजीली पॉजिटिव वर्क, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट नेगेटिव वर्क, जैसे ये तो पॉजिटिव वर्क हुआ बेटा इसका फर्स्ट पॉइंट, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, है ना। अब मुझे बताओ नेगेटिव वर्क कौन सा होगा, पहले तो स्पेलिंग बताओ, क्या यही लिखेंगे क्या, नेगेटिव वर्क, हाँ जी नेगेटिव वर्क, जल्दी बोलो, कह देंगे सर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर फेंक दिया बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना बता दो। नेगेटिव, रीजन, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ठीक है नेगेटिव। मुझे आप बताओ इसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन बताओ, एयर फ्रिक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूं, पॉजिटिव या नेगेटिव। मुझे पता है, अब लग रहा है कि सही में वजन कम करना पड़ेगा, अब से मैं जिम जाना शुरू कर रहा हूँ, इसी की जिम में चला जाता हूँ। ये बोले सर फीस क्यों नहीं मेरे से, मेरे जिम में आ जाओ, मैं पढ़ने जाता हूँ, वर्क डन 0। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, बॉडी को ऊपर फेंका है तो एयर फ्रिक्शन, बाइक के पीछे बैठो, एक बड़ा सा ले लो रेक्टेंगुलर या वर्गाकार आकृति जो है बेटे, स्क्वायर फ्रेम में ले लो, है ना। चलो एक काम को, मेरे पैम्पलेट जो मेरा बैनर है ना, मैं तुम्हें ऐसे पकड़ाऊंगा और आप बाइक के पीछे बैठ जाना, फिर मैं बहुत स्पीड से बाइक चलाऊंगा तो क्या होगा, अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, ये पीछे धक्का नहीं दे देगा। तो फिर अगर आपको लगे कि ये एक ही डायरेक्शन में, तो मैं रिवर्स डायरेक्शन में उतनी ही तेज बाइक चलाऊंगा, क्या फिर से पीछे धक्का नहीं देगा। तो तुम बोलोगे सर एयर फ्रिक्शन तो किधर भी चले जाओ, it will always oppose you. So if you are going upwards, air friction is downward. If you are going downwards, air friction is upward. If you go east direction, air friction is west direction. तो वायु प्रतिरोध यानी एयर फ्रिक्शन, जो कि मोस्टली क्वेश्चन में हम नहीं मानते हैं, वो हमेशा आपका मोशन रोकने की कोशिश करेगा। क्या कुछ बात समझ में आ गई बेटा? कुछ क्वेश्चन में एयर फ्रिक्शन का वर्क डन पूछने लग गए हैं जेईई मेन में, तो आप ध्यान दो बेटा, आप पूछ रहे तो नीट में भी आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी ऊपर जा रही है, एयर फ्रिक्शन नीचे। मैंने पूछा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, तुम बोलो सर हम सिर्फ एयर फ्रिक्शन का फोर्स देखेंगे, तो एयर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, अपोजिट में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, तो ये भी क्या हुआ बेटा, नेगेटिव। अच्छा अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जब बॉडी नीचे गिर रही थी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था, पॉजिटिव, ग्रेविटेशन नीचे और ये नीचे जा रहा है। सेम क्वेश्चन में वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या था, नेगेटिव। आप नीचे भी अगर बेटा देखा था कभी, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह या प्लेन से लोग कराते हैं ना, जंप कराते हैं ऊपर से एकदम, तो उनको ऐसे जंप नहीं करवाते, उनके हाथ ऐसे खोल के और यूं करवाते हैं। अगर आपने देखो कि वो जब नीचे गिर रहे होते हैं तो हाथ वाथ एकदम खोल के ऐसे गिर रहे होते हैं, क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्रिक्शन लगे जिससे कि स्लो डाउन। हालांकि इससे बहुत स्लो डाउन नहीं होते कि कोई इंसान सुसाइड करने के इरादे से कूदा ऊपर से, अचानक रास्ते में मन बदल गया तो अपने आप को ऐसे कर लेगा तो बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा 19-21 का फर्क होगा, ठीक है, मान लो एक आध पसली कम टूटेगी, लेकिन ऐसे नीचे कूद रहा है बेटा। तो एयर फ्रिक्शन अब कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो नीचे आ रहा है तो भी नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है तो भी नेगेटिव है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन नेगेटिव है। अच्छा
मुझे बताओ कि बेटा वर्क डन बाई जो नॉर्मल फ्रिक्शन में लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ लो इस बात को कि बेटे मैं अगर जैसे मैं अपनी बात नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ब्लॉक की बात करते हैं ना, मैं क्यों बता रहा हूँ इसको कि भाई नेगेटिव आ रहा है आंसर, कि आपका पहला सवाल मुझसे यही होगा कि सर फिर हम जब चलते हैं तो वह फ्रिक्शन आगे लगता है, डिस्प्लेसमेंट आगे। हमारे केस में पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं या ब्लॉक खिसकाते हैं इधर उधर। तो फिजिक्स में आप ब्लॉक इधर उधर खिसकाते हो, तो ब्लॉक इधर खिसक रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, आंसर नेगेटिव। बोले बात समझ में आएगी बेटा एकदम। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ जाओगे। वर्क डन जीरो बताओ, जीरो वर्क डन कब होगा। जीरो वर्क डन कब होगा बेटा। जीरो वर्क डन के तुम पहले तो ये बोल दो कि सर एस जीरो कर दो या एफ जीरो कर दो या थीटा बराबर 90। क्या ये तीनों होने चाहिए, कोई भी एक हो जाए। आइदर और एफ एस कॉस थीटा में एफ ही जीरो है। देखो मैं आराम से रुका हूं बेटे, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। कोई भी फोर्स लगा लो, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन कितना है, वर्क डन जीरो है। क्लियर बात। अच्छा मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, ठीक है, थीटा, हाँ ठीक है। अब मैं जा इधर रहा हूं इस साइड में, मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ लग रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बहुत अच्छे। मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। डिस्प्लेसमेंट इधर है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, एंगल बोलो cos 90। पहले सोच ले, 1 0 1 पक्का। कर्ण बताएगा। अगर मेरे पे mg नीचे लग रहा है तो नॉर्मल किधर लग रहा है, वजन नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन n किधर है। तू जो 3-4 दिन नहीं आया ना बीच में, या तो लेक्चर नहीं देख रहा है, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वापस से देख बेटे। नॉर्मल रिएक्शन मैंने क्या कहा था, अगर वो नहीं आता तो यहाँ पढ़ ही नहीं पाएंगे अपने, क्योंकि बेसिक का। अब मैं जा रहा हूँ। कुशाल, व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण लगने वाला कार्य कितना होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एंड द पर्सन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, क्षैतिज तल पे। व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। क्यों होगा। मैं ऐसे खड़ा हूं, mg नीचे है, नॉर्मल कहाँ है बेटा, नॉर्मल ऊपर है। मैं चल इधर रहा हूं यार, खुद सोच के देखो, मैं फिलहाल ऊपर भी नहीं चल सकता और नीचे भी नहीं, तो नॉर्मल ऊपर है, जा इधर रहा हूं बेटा। एंगल कितना है 90, cos 90 जीरो, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। स्वानी क्या तुम्हें क्वेश्चन बोलते ही पता लग गया था आंसर, पक्का। बोथ ऑफ यू से सॉरी टू हर। बोलो, तू भी बोल। मैं भी बोल रहा हूँ सॉरी बेटा, है ना। इतने में भी 4 क्वेश्चन। तुम लोग और पढ़ो और अच्छे से बेटा मेहनत करो। चलो तो आप समझ गए, या तो S0 या F0 या थीटा इक्वल टू 90। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर, या क्लाइंबिंग स्टेयर्स लिख देते हैं अपने, नॉट अ स्टेयर। आई शुड लिटिल बिट चेंज इट। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बेटा सीढ़ी पे चढ़ रहा है यार, कहाँ इंग्लिश में फंसे, मतलब अपने वही सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। वर्क डन बाय, बेटा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। बस कैलकुलेशन तो मैं करवा ही नहीं रहा, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट आ गया तो कैलकुलेशन कौन सी बड़ी चीज है यार। एक 20 मीटर कोई 10 मीटर करके आप कभी भी निकाल लोगे। क्या आंसर आएगा, नॉर्मल फोर्स की वजह से जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा हम जब चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है भाई, हम जब चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बताओ। काइनेटिक या स्टैटिक, सोच लो।
स्टैटिक ही लगता है। हम जब चल रहे हैं अब कैमरे में बेटे पैर तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप अंदाजे से देखिए कि आप चल रहे हैं तो पहले आपने इससे आगे बढ़े, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, कुछ ऐसे ही कर रहे हो ना। जिस मोमेंट पे जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं स्लो मोशन में अपने आप को देखूँ तो जैसे ही मेरा पैर जमीन पे पड़ा, ये पैर स्लिप हो रहा है क्या? नहीं, ये तो रुक गया। क्या दूसरा पैर हवा में आ गया? अब थोड़ी देर बाद दूसरा पैर जमीन पे पड़ेगा तो पहला पैर हवा में आ गया। अब जो हवा में आ गया उससे तो फ्रिक्शन का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट फोर्स तो रहा ही नहीं। तो जो पैर जमीन पे टच है, वो स्लाइड हो रहा है क्या? नहीं। और हम चाहते भी नहीं कि यार हमारे पैर रखते ही स्लाइड हो जाए, गिर जाएंगे यार, फिसल जाएंगे, स्लिप होना कहते हैं उसको। तो अगर हमारा पैर स्लाइड हो गया, नॉर्मल चल रहा है, तो हमारा पैर जो है बेटे वो जमीन पे रुका हुआ है। तो जब तक दूसरा पैर जमीन पे नहीं पड़ जाता, ये जमीन के साथ कांटेक्ट बना के रखता है कि नहीं रखता है? कोई डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? वर्क डन बोलो, जीरो। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। इवन इफ यू वॉक, इवन इफ यू रन, द फ्रिक्शन विच इज वर्किंग हियर इज स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है क्योंकि जिस मोमेंट पे आपका पैर जमीन पे पड़ता है, तो जब तक दूसरा पैर जमीन पे न पड़ जाए वो उस जमीन पे ही रहता है, स्लिप नहीं करता या मूव नहीं कर रहा है। तो जब जमीन मूव ही नहीं कर रही तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? जीरो। और जब दूसरा पैर जमीन पे पड़ता है तो पहला पैर जमीन से उठ जाता है। अब जब जमीन से उठ गया तो फिर फ्रिक्शन का काम ही खत्म हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और वर्क डन बाय बेटा फ्रिक्शनल कितना है? जीरो। जी जीरो ही होगा ना। मैं आगे जा रहा हूं तो मेरा कौन सा, अब सोच के देखो, हम चाहेंगे कि हम एक पैर ऊपर रख रहे हैं और पैर सीढ़ी से फिसल जाए? बेटा पैर सीढ़ी से फिसल गया ना, सीढ़ी का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, हमारा अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम वर्क डन बाय नॉर्मल भी कितना होगा? अजी ये भी जीरो होगा बेटा। सीढ़ी के ऊपर पैर, आपका पैर रखते ही नॉर्मल कहाँ रख रहा है? ऊपर। हम चलने की कोशिश किधर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट किधर करते हैं बेटा? इस साइड में। और फिर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा बेटा। नॉर्मल भी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स ही है ना। तो सीढ़ी पे पैर रखने के बाद ही तो नॉर्मल आया। नॉर्मल कहाँ है? ऊपर। उस टाइम पे क्या आपका पैर मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या बात समझ में आ रही है कि ये सब डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से जीरो हो रहे हैं? पक्का डायरेक्ट आंसर आ सकता है। अब मुझे कुशाल तुम बताओ कि जब हम चल रहे हैं और अचानक पैर जो है वो केले के छिलके पे पड़ गया, तो हमारा पैर छिलके पड़ने के बाद आगे जाएगा या पीछे? डिपेंड करेगा कि ये पैर जमीन पे है, तो ये पैर अगर डायरेक्ट छिलके पे पड़ा तो छिलके पे रखते ही हमारा पैर आगे खिसक गया, और अगर मान लो इस पे पड़ा तो ये पीछे चला गया। डिपेंड करेगा कि आप उस पे पैर किस डायरेक्शन में रख रहे हो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पैर पीछे धक्का दे रहे हैं हम। अगर पैर केले के छिलके पे पड़ा, वहां वर्क डन जीरो होगा क्या? वहां पैर और केले के छिलके का क्या फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जीरो है क्या? नहीं। मतलब फ्रिक्शन है, फोर्स, नॉर्मल फोर्स आ गया। नॉर्मल फोर्स आने के बाद में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? क्या केले के छिलके पे पैर रखते पैर ऊपर या नीचे जाएगा क्या? पैर आगे पीछे ही तो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से अभी भी वर्क डन। नॉर्मल फोर्स किधर लगा? और आपका पैर जो है वो फिसला तो आगे या पीछे ही फिसलेगा ना। नॉर्मल ऊपर है, एंगल बोलो, वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो बेटा। लेकिन वर्क डन में फ्रिक्शन क्या आएगा? जीरो या नॉन जीरो? बेटा केले का छिलका फ्रिक्शन कम कर देता है, जीरो तो कर ही नहीं पाता ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हो गया ना। तो डिपेंड करेगा कि भाई आपने क्या किया। अब आपका पैर पीछे जा रहा है, अब वो जमीन को पीछे फेंक के आगे जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपके पैर ने पीछे फोर्स लगा, पीछे ही जा रहा है वो, तो अब फ्रिक्शन जो है बेटा वो रोकेगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो रोकने की कोशिश करेगा और डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो आप नॉन जीरो वर्क डन निकाल सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा केस पढ़ रहे हो। पहले तो कुछ बात दिमाग में बात घुसी क्या, तो इस हिसाब से अपने को पढ़ना है। तो जीरो वर्क डन हो गया। जीरो वर्क डन के केस में और भी कुछ मैं आपसे एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी को कोई डाउट हो लिख देना भाई। एक दो बच्चे कमेंट सेक्शन में बड़ा अच्छा वीडियो देखते हैं, पूरे वीडियो में यही देखते हैं कि गलती कहाँ पर है, फिर उसको कमेंट में लिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आई हाईली अप्रिशिएट। इससे पहला फायदा कि आप वीडियो देख रहे हो, जो गलती निकालते हैं वो। दूसरी बात कि आप उसको पॉइंट आउट करो तो मेरे को भी बढ़िया लगेगा ना, मैं आई विल ऑल्सो इम्प्रूव। तो ये एक फायदे वाली बात है, अच्छी बात है। तो मैं किसी से कोई नाराज नहीं हूँ। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग, बट नॉट लाइक दैट। ओके, मुझे बताओ आप वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन पेंडुलम
ये कोई भी आ सकता है नीट के अंदर, ये मत सोचो कि सर ने अभी गुणा भाग तो करवा ही नहीं रहे। बेटा गुणा भाग ही पढ़ के जाते हो और वो कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट आ गया तो गुणा भाग करना कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। ये लो, अब बताओ कोई पेंडुलम जा रहा है बेटा, वर्क डन बताओ क्या रहेगा? 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, रीजन बताओ। व्हाट इज गोइंग टू बी 0? HDFC बैंक, सारे आंसर। कौन सा क्या चीज़ बेटा विजय 0 नहीं आया, मतलब क्या चीज़ नहीं समझ में आई? तुम्हें बोला था ना एक जरा ऑन रखो, चलो कोई बात नहीं। कौन सा पॉइंट बेटा उसमें मेंशन कर दो ना। हालांकि बेटा वो केले के छिलके वाले और ये सब अभी एग्जाम्पल नीट में आ नहीं रहे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आएगा भी नहीं, है ना। तो अगर स्लिपी वगैरह का है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लियर है तभी यहाँ आ पाओगे। तो अगर बॉडी ये है तो बेटे नॉर्मल फोर्स ये है, अगर कॉन्टैक्ट सरफेस ये है तो ऐसे है। और फ्रिक्शनल फोर्स होगा कि आप जिस साइड में जाने की कोशिश कर रहे हो और फोर्स किधर लगा रहे हो उसके अपोजिट है। अब आप पैर बेटा पीछे धक्का दे के आगे जाना चाह रहे थे, पर आपने इस बार पीछे धक्का दिया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया और आपने जो फोर्स अप्लाई कर दिया वो इधर कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग गया। तो आपका फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के आंसर आ जाएंगे इसमें, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। ठीक है, इसमें आंसर 0 क्यों होगा जल्दी बताओ। व्हाट इज गोइंग टू बी 0? टेंशन ये है बेटा, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, बिल्कुल यहाँ पे वर्क डन क्या है 0, क्योंकि थीटा कितना है बेटा 90। क्या यही बात है? ठीक है, तो इस तरीके से अपने 0 वर्क डन, नॉन 0 वर्क डन वगैरह निकाल सकते हैं, राइट। चलो, और वर्क डन बाई कूली क्या होता है जब इतना लिखे हो तो बेटे? वर्क डन बाई कूली नंबर 1 बताओ। वर्क डन बाई कूली 0 होता है या नॉन 0 होता है? बताओ, 0 होता है या नॉन 0 होता है? इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है इट डिपेंड्स, कि आप कौन सा निकाल रहे हो बेटा। अब कूली ने वजन उठाया तो वजन किधर लगा? mg किधर लगा? जब वजन नीचे लगा, अब कूली प्लेटफॉर्म पे भाई सामान उठाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा ना। अब सोच के देखो कि कूली ने जितने बैग उठा लिए, बैग पे बैग उठा के कूली यूं हो गया एकदम, तुमने क्या किया, m बढ़ा दिया उसका, तो टोटल वजन mg बढ़ गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ओबी से बात है नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब कूली जाएगा तो बेटा उधर ही तो जा रहा है ना, मतलब नॉर्मल या तो इस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा। अब कूली सामान उठा के इस साइड में जाएगा, mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है बेटा 90 डिग्री, वर्क डन बाई कूली इज 0। लेकिन वर्क डन बाई कूली, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, mg तो नीचे ही लग रहा है, तो कूली का वर्क डन 0। अच्छा, वर्क डन 0 तो फिर उसको पैसा दोगे क्या? पैसा खा के दिखाना फिर बताएगा वो। कूली को समझा दोगे बाहर, हाँ भाई सामान उठा दिया, अब तो इधर आ, देख तूने वजन उठाया था तो mg तो नीचे लग रहा था, अब तूने डिस्प्लेसमेंट किया तो ऐसे किया, तो दोनों में एंगल कितना हुआ 90। अब किसी से भी पूछ ले मार्केट में cos 90 कितना है, और फोन पे चेक करवा दो cos 90 0, तो वर्क डन बाई कूली 0। कहते जब काम ही नहीं किया तो पैसा किस बात का, तो उसका पैसा खा जाओगे। ऐसा मत करना, सब मारेंगे उधर। कूली समझदार हुआ तो कूली क्या बोलेगा, मैं पैसा आपसे वर्क डन बाई ग्रेविटी का मांग ही नहीं रहा, पैसा किस चीज़ का मांग रहा हूँ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन का। जितना ज़्यादा m उतना ही ज़्यादा mg, जितना ज़्यादा mg, आप याद करिए फ्रिक्शनल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है ना, उतना ही ज़्यादा μmg हो गया। और जितना ज़्यादा μmg मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा हो जाएगा बेटे, तो वर्क डन भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। उसी डिस्प्लेसमेंट में, उसी थीटा में आपको जब फोर्स बढ़ गया तो आपका वर्क डन बढ़ गया। जब वर्क डन बढ़ गया तो आपने जो बढ़ा हुआ वर्क डन है ना, उसके पैसे दिए उसको, बढ़ा हुआ वर्क डन। क्योंकि नॉर्मल कूली ने कोई सामान नहीं उठाया, कूली बस जा रहा है, तो क्या बेटा यह वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो गया क्या? अगर कूली नॉर्मली जा रहा है, अरे अपना वजन तो है ही, तो अपना वजन है तो बेटा अपना mg है, तो अपना μmg है, अपना μmg है, जमीन को पीछे धक्का देते हुए आगे जा रहा है, तो कूली का वर्क डन तो फिर भी हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बेटा, इस साइड में, डिस्प्लेसमेंट भी मान लो इसी साइड में। ठीक है, पहले तो बात समझ में आ रही है। तुमने जो वजन बढ़ा दिया उसके बॉडी पे, तो उससे बेटे mg और बढ़ गया, तो μmg और बढ़ गया, जिस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ गया तो उस वजह से क्या हुआ कि वर्क डन भी बढ़ गया, क्योंकि वर्क डन किन पे डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट
कॉस थीटा, तुमने एफ बढ़ा दिया तो वर्क डन बढ़ गया, जो अतिरिक्त कार्य आपने करवाया है उसका पैसा आप कूली को देते हो। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये डिपेंड्स है ना, शायद पता नहीं 9th या कोई बच्चा एक बार पूछ रहा था कि उसने ऐसे ही पढ़ा कि सर वर्क डन बाई कूली तो जीरो होता है, तो वो बेवकूफ़ बना दिया। वर्क डन बाई कौन सा वर्क डन, उसकी बात हो रही है ना। अजीब बहुत ज़्यादा वजन हो जाए ना तो हम पैर उठा के चल पाएंगे क्या? सोच के देखो। आपको मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, बेटा मेरा वजन बहुत ज़्यादा है तो मैं पैर उठा के चलता हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत है, तो अब ऐसी प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है मैं पैर घसीट के चल रहा हूँ मैं, तो वजन ज़्यादा है तो आप पैर भी तो नहीं उठा पाओगे ना जल्दी जल्दी, तो आपको उतना ही घसीट गया, आपको नहीं लगता चप्पल और ज़्यादा घिसेगी? तो इसलिए हम पैसे कूली को किस बात के देते हैं, पता लग गया? क्या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पढ़े जाए बेटा? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उससे पहले मेरे को पानी की बोतल पकड़ा दो, निकाल बोतल जल्दी से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं बेटा। इस बार यार मैंने कैमरा और पास कर लिया, पता नहीं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है क्या? वॉइस गूंज रही है क्या? जो लोग सुन रहे हैं बेटा ऑनलाइन, बस मुझे इतना बताओ, क्या वॉइस एकदम क्लियर आ रही है क्या? हाँ भाई, जो भी लोग, तुम भी पी सकते हो बेटा, तुम्हें मनाही थोड़ी है पानी पीने की, या तुम लोग पीते ही नहीं हो, मतलब पानी पीते ही नहीं हो पी लो पी लो। वर्क डन टाइम पे डिपेंड करता है क्या? बस इतना बताओ। नहीं, मतलब मैंने सेम फोर्स लगाया तुम दोनों पे, एक जना 10 मिनट में 5 मीटर गया, एक जना 8 मिनट में 5 मीटर गया, फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो डिपेंड किया क्या टाइम पे? सोच के देखना। मैं एक बक्से को 10 मिनट में खिसका के 5 मीटर ले जाता हूँ, दूसरा इंसान उसी बक्से पे उतना ही फोर्स लगा के 1 घंटे में उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे जाता है। दोनों का सेम वर्क डन है या अलग अलग है? वर्क डन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन टाइम। W इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, PA या PE? इंडिपेंड, D A या E? E। अच्छा, इसमें A आता ही नहीं है क्या? यार ये भी बहुत बढ़िया बात है, वर्क पर एनर्जी में ये पूछेगा नीट में, है ना। वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन, मतलब समझ गए बेटा? इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। आप वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे। मैंने सेम फोर्स लगाया, दूसरी बॉडी ने सेम फोर्स लगाया, जितना डिस्प्लेसमेंट मेरा उतना डिस्प्लेसमेंट उसका, कोई स्लो चले फास्ट चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं वेलोसिटी की वजह से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ब्लॉक जो है वो खिसक रहा है बेटे, तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा ये जो एक कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक भाई साहब जो है, मान लो ये यहाँ पे बेटे ये 5 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरे बच्चों एक्सेलरेशन कितना हुआ? जल्दी बोलो। नेट 0। क्या इस कहानी में कोई दिक्कत किसी को? आप बोल दो सर जब नेट वर्क अब जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो आगे तो जा ही रहा है। अब आगे जा रहा है बेटे तो विस्थापन क्या इसके अंदर है? अब विस्थापन है तो जल्दी से बताओ कि एक्सेलरेशन 0, मतलब नेट फोर्स 0, मतलब नेट वर्क डन भी 0। क्या इंडिविजुअल वर्क डन 0 होगा? नहीं। आप ये बोलोगे सर फ्रिक्शन हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका नेट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई प्लस में होगा तो कोई माइनस में होगा और आंसर 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कांस्टेंट वेलोसिटी देखते ही सीधा 0 मत कर देना। उसने चुपके से लिखा होगा वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन कितना होगा। अब एयर फ्रिक्शन बोल दिया तो उसको कैलकुलेट करना होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वो अपने देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इट डज नॉट? बोलो। सिंस F फोर्स डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या नहीं करता है? ई आएगा ना। F
इज इंडिपेंडेंट, इज अपने आप लगाना है, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, बट डिस्प्लेसमेंट, ये दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में बताओ भाई। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉट। लिखो भी, जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में बेटा। कोई ओरिजिनल नाम वाला बंदा दिखे तो मुझे बताओ। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है क्या? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड नहीं करता। तो वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? Therefore, work done depends on frame of reference। बोल सकता हूं बेटा? बिल्कुल बोल सकते हैं, को डायरेक्ट आ सकता है। अब नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और ट्रू अबाउट वर्क डन? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उसमें से आ जाएगा कि भाई वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फोर्स जो है बल है बेटे निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन निर्भर करता है या नहीं करता है, इसमें आएगा। फिर ऑप्शन में आएगा ओनली ए बी डी, ओनली ए बी सी, ऐसे ऑप्शन नहीं आते। तो ऐसे 5-6 स्टेटमेंट देख के बेटा लो नीट का एक क्वेश्चन यहाँ भी तैयार हो गया। तो कौन करता है कौन नहीं करता है समझो। तो वर्क डन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अलग अलग फ्रेम में वर्क डन जो है बेटा अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो मेरे को आप बताओ, अ मैन या वुमन, कोई भी ले दे बेटा। अ मैन इज इन लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट को यार और भी कुछ बोलते हैं ना, अच्छा खासा इंग्लिश में नया नाम आ गया आजकल। एलिवेटर बोलते हैं क्या? हाँ, एलिवेटर। क्या ऐसा ही होता है क्या एलिवेटर? इज दिस द स्पेलिंग ऑफ एलिवेटर? नहीं भी हो तो चलेगा। मैन जो है, अ मैन इज इन लिफ्ट एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, ओके। मैन होल्ड्स अ बैग, ठीक है। वर्क डन बाय मैन ऑन बैग, क्या आंसर आएगा? बताओ। वर्क डन मतलब आपको ना जीरो नॉन जीरो और इसके टर्म्स में भी आंसर देना है ना। अभी आपको बेटा जीरो नॉन जीरो के टर्म्स में आंसर देना है। तो मैं इसका केस बता देता हूँ कि केस फर्स्ट है, फर्स्ट केस, और दूसरा आता है बेटे केस सेकंड। जो केस फर्स्ट है उसमें मैं लिखूंगा बेटा किसके फ्रेम में बात कर रहा हूँ? लिफ्ट फ्रेम में बात कर रहा हूँ। केस सेकंड जो है बेटे वो मैं कह रहा हूँ ग्राउंड फ्रेम। चलो इन दोनों के निर्देश तंत्र के हिसाब से आंसर बताओ। कब जीरो होगा, नेगेटिव होगा, नॉन जीरो होगा? जीरो और नॉन जीरो के अंदर आंसर दे दो बस। खाली जीरो और नॉन जीरो के ही अंदर आंसर चाहिए मेरे को। जीरो और नॉन जीरो। लिफ्ट वाले में जीरो बेटा करेक्ट आंसर। क्यों? बहुत बढ़िया। लिफ्ट के फ्रेम में देखेंगे तो मैन के हाथ में बैग है। अब मैं एक बैग उठा के चल रहा हूं बेटा, बैग मुझे कहाँ खींच रहा है? नीचे। भाई बहुत भारी होता तो नीचे ही खींच लेगा। मैं उसे नीचे नहीं गिरने दे रहा तो मैं बैग पे फोर्स किधर लगा रहा हूँ? ऊपर। अब मैं बैग पे फोर्स ऊपर लगा के, ध्यान से देखो बेटा, मैं यूं जा रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मली यूं जा रहा हूँ ऐसे बैग पे फोर्स लगा के, तो बैग पे फोर्स किधर लगा? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है तो वर्क डन जीरो। लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, मैंने बैग पे फोर्स किधर लगाया है? ऊपर। बैग ने मुझ पे कहाँ लगाया है? नीचे। अब सुनो, लिफ्ट के फ्रेम से देखो तो लिफ्ट में जहां मैं हूं वहीं बैग है, और लिफ्ट के अंदर आप भी बैठे हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट बैग का जीरो है कि नॉन जीरो है? जीरो। तो जो इंसान लिफ्ट में बैठा है उससे जितनी दूर बैग है वो अभी भी उतनी दूर है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो लिफ्ट फ्रेम के हिसाब से वर्क डन क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर कोई इंसान बाहर से देख रहा है तो उसे लिफ्ट ऊपर जाती नजर आएगी तो बैग भी ऊपर जाता नजर आएगा। इंसान ने लिफ्ट पर किधर वो लगा रखा है?
ऊपर की तरफ, तो फोर्स भी ऊपर लगा रखा है और लिफ्ट भी कहाँ जा रही है, ऊपर। इसको खोल दो बेटा, खोल रहे हैं। तो इंसान ने लिफ्ट बेटे के फोर्स की तरह लगा रखा है ऊपर, सॉरी बैक पे फोर्स की तरह लगा रखा है ऊपर। तो अच्छा, और लिफ्ट बेटे कहाँ जा रही है, ऊपर। क्या कोई था क्या? चलो कोई नहीं, इसको बेटे पढ़ा रहने दो, आओ बैठो। ठीक है, तो लिफ्ट पे, अब सॉरी, इंसान ने बैक पे फोर्स की तरह लगाया ऊपर, और लिफ्ट भी कहाँ जा रही बेटे, ऊपर। तो आपको दोनों ऊपर हैं, तो इसका मतलब आंसर जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब डिपेंड्स। तो कुल मिला के अब आप ये कहोगे कि सर हम वर्क डन निकालने से पहले क्वेश्चन में पहले दिमाग में रखेंगे कि भाई वर्क डन कौन से फोर्स का पूछा है, खाली उस फोर्स पर ध्यान रखना है, दूसरे फोर्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं ये लाइन भी ऐड कर देता हूँ बेटा यहाँ पे। अब ये वाला एक तो हो गया जीरो, और इस वाले का क्या लिखूँ बेटा, सीधा ऐसा लिख दूँ क्या, नॉन जीरो, समझ जाओगे क्या, ग्राउंड फ्रेम वाले में नॉन जीरो। फिर एक चीज, इसको हटाओ यार, मक्खी, अक्खी जिंदगी में मक्खी ने परेशानी कर रखी है। चलो दूसरा एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटे कि एक फोर्स का वर्क डन दूसरे के वर्क डन पर डिपेंड नहीं करता, या मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं ना, एक फोर्स का वर्क डन दूसरे के वर्क डन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वही बात है कि मैं यूं जा रहा हूं बेटा, तो नॉर्मल वाले का जीरो, mg वाले का जीरो, लेकिन फ्रिक्शन वाले का नॉन जीरो, ए रेजिस्टेंस वाले का नॉन जीरो। क्या ये बात भी समझ में आ रही बेटे? तो आप नेट वर्क डन निकाल सकते हो, लेकिन एक के वर्क डन से दूसरे के वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब तक आपने बेटे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, जल्दी बताओ। हम पढ़ रहे हैं वर्क डन, अरे यही पढ़ रहे हैं क्या, सोचो। इसमें बेटे फॉर्मूला क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कोई भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा, थीटा दोनों के बीच में एंगल होगा। ये तो बात हुई वर्क डन की। वर्क डन है स्केलर क्वांटिटी बेटा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई वर्क डन आपका जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो कौन कौन से केस में क्या क्या हो सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि वर्क डन जिस फोर्स का पूछा है वो फोर्स कैसे लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से या उस पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ये दोनों बातें ध्यान रखना। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है तो सारे फोर्सेस का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर ही है। ये मत बोलना कि ये नॉर्मल फोर्स बोले तेरी वजह से कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, mg बोले कि तेरी वजह से तो जमीन के अंदर धंस जाना चाहिए था, पर तो ऐसा नहीं है। mg भी नीचे लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। फ्रिक्शन, अगर मैं अपने चलने की बात करूं तो अगर ब्लॉक है तो बेटे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। डिस्प्लेसमेंट सबका है, क्लियर होगी बात। सबका एंगल देखो और सॉल्व करके बताओ। चलो, क्या ये सब बातें अब अपनी क्लियर हो चुकी, इसमें कोई प्रॉब्लम अपना नहीं है, ठीक है। इज देयर एनी इंस्टेंटेनियस वर्क, देयर इज नथिंग सही लिखा है, हाँ, देयर इज नथिंग लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क। तात्क्षणिक वर्क, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तात्क्षणिक कार्य जैसा कोई चीज नहीं होती, सही एकदम बेटे। इंस्टेंटेनियस क्यों? वर्क डन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ इंटरवल, वर्क डन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। सुन लो मेरे बच्चों, ये आपको अभी तक के लेक्चर में मैं सिर्फ बेसिक्स ही लेके चल रहा हूँ इसका। आपको मैंने कहा था ना कि ये मैं आराम से पढ़ाऊंगा, उसका रीज़न था, मैंने शायद आपको कल भी बता दिया था कि भले ही क्रैश कोर्स है पर इसको आराम से पढ़ाने का मतलब ये है ना कि कुछ जो पॉइंट्स छूटे हुए हैं ना कि कॉस थीटा कितना होता है, नॉर्मल किधर लगता है, फ्रिक्शन किधर लगता है, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा है ना। आप वन डायमेंशनल के क्वेश्चन भी वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। आपको बाद में पता चलेगा कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में भी बेटे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी क्या है,
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हो रहा है। बॉडी ऊपर नीचे फेंक रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आ जाए और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ जाए, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। आपको ये आ रहा है, मतलब वो पहले वाला ही है सब कुछ, बाकी सब तो उसके स्पेशल केस है। अगर ये आ गया बेटा तो सब कुछ आ गया। तो इस चैप्टर में ना आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा अब तक का। तो जो क्लासेस मिस हुई हैं, टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इसको आराम से अपने करते हैं। तो देर इज नो इंस्टेंटेनियस वर्क डन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से बेटा एक और बात फिर आगे बोल सकता हूँ? मैं आपसे कह दूँ बेटे कि जैसे चलो अभी तो अपने पढ़ रहे हैं, तो ये सब वर्क डन बाई, अगर मैं आपसे लिख दूँ कि फॉर वेरिएबल, अब देख लेना इसमें ई कहाँ आता है, सही लिखा है वेरिएबल। फॉर वेरिएबल फोर्स, बेटे अगर फोर्स बढ़ रहा है, आई मीन बदल रहा है, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हम तुरंत बताओ कि हम लिख देंगे वर्क डन इज एफ डी एक्स। मैं बेटे एफ डी वाई भी लिख सकता हूँ, एफ डी जेड भी लिख सकता हूँ। ये भी तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं कह दूं कि भाई फोर्स कांस्टेंट है, मैं कह दूं कि बेटा जी एफ कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ गया, फोर्स बाहर आ गया तो स्मॉल डी और इंटीग्रेशन खत्म। तो क्या सीधा W इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, एफ एक्स ही नहीं हो गया सीधा बेटा? सीधा ऐसे ही सोल्व कर दो। अब आप गलती मत करना, एस भी डिस्प्लेसमेंट है, एक्स सिर्फ पर्टिकुलर एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अपन एक्स में ज़्यादातर मानते हैं। क्या वाई में के लिए वाई लिख दूँ, जेड के लिए जेड लिख दूँ? मैं चाहूँ तो बेटे एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड भी लिख सकता हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा वेरिएबल फोर्स आ जाए तो बेटे क्या ये एफ डी एक्स हो गया? अब क्रैश कोर्स में मैं ऐसे इसको बता रहा हूँ, नॉर्मल क्लास होती, क्लास 11th या नीट का फुल ईयर कोर्स, तो पहले पूरा कांस्टेंट पढ़ा था, फिर वेरिएबल पढ़ा था, फिर अपने सॉल्व करते उसको। यहाँ पे अब मैं पहले ही बता दूँ कि इंटीग्रेशन मतलब एरिया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो आप ध्यान दो बेटे, अगर इंटीग्रेशन मतलब एरिया तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? अगर इंटीग्रेशन मतलब एरिया तो क्या लिख सकता हूँ? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, मैं यहाँ पे एक्स से मेरा मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ एफ एक्स। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मोस्टली बेटा वो एक्स डायरेक्शन वाले को एक्स ही लेते हैं, वरना एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ गिव्स, क्या देता है बेटे? वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो उसमें एरिया निकालते टाइम अगर ऊपर वाला प्लस लोगे तो नीचे वाला माइनस लेंगे। तो उसको डिस्टेंस की तरह सॉल्व मत करना कि सर ने कहा था ऊपर वाला भी ऐड करेंगे, नीचे वाला भी ऐड कर देंगे, है ना। जैसे मान लो कि इस तरीके का कोई ग्राफ किसी को मिल गया, किसी बालक को, उसने तुरंत ऐसा दिमाग लगा के और तुरंत बोला कि सर ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड कर देंगे। ऐड मत कर देना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, वर्क डन नेगेटिव होता है। तो ये प्लस काउंट होगा और ये माइनस। क्या इस तरीके के भी क्वेश्चन कराए मैंने? चलो अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलें अपने, हटा दें बेटा इसको। चलो अब रफ कॉपी निकाल लो फिर साथ में। चलो पहले यही बताओ यार, F इज इक्वल टू सम आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बॉडी इज displaced from origin to alpha 1 meter. Find work done। हाँ जी बेटे, वर्क डन बताओ। वर्क डन नहीं, वर्क डन छोड़ो यार, तुम मुझे बताओ फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर ऑर्थोगोनल वर्क।
तुम इसको भी थोड़ा सा चेंज करो, वरना तुम कुछ बालक जो है जो देखते हो खाली कमेंट में लिखेंगे सर ये ऐसा नहीं, ऐसा लिखना चाहिए। ओके, फॉर ऑर्थोगोनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटे ऑर्थोगोनल को हिंदी में कहते हैं लंब कोणीय। बताओ। बताओ 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 क्या आ जाएगा यूनिट समेत? क्योंकि अल्फा अल्फा मीटर में दे दी ना सारे, तुमने यूनिट में ही दिक्कत कर दोगे। आप अल्फा निकाल रहे हो ना बेटा। हाँ जी, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। ऑर्थोगोनल मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इक्वल्स टू 90। ये बोला पैसे चाहिए कि सर लोन दे दूंगा। यार तू कितना फ्री है यार। ये पक्का नीट का स्टूडेंट तो नहीं है और ये खाली मेरे लिए जागता है इस टाइम पे। चल अच्छा यार, थोड़ा मन लगाए रखता। देख जीवन में क्या है ना, हंसी मजाक भी बेटे जरूरी है, थोड़ा इसी बहाने टाइम सही निकल जाता है और क्या। ओके बेटे ऑर्थोगोनल है, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बेटा थीटा है 90 डिग्री। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि थीटा 90 है तो वर्क डन, थीटा 90 है वर्क डन, बोलो कर्ण। बेटा W बराबर 0 है तो सीधा F डॉट ds 0 कर दो बेटा इसको। अब मुझे देखो एक, चलो आपको फिर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताता हूँ इसको, कि अगर मुझे अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको मालूम है ना बेटा कि ये ओरिजिन से किसी और पॉइंट पे गए, x1 y1 z1 से x2 y2 z2 गया है तो डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, क्या नाम बोलते हैं z2 माइनस z1 k कैप। क्या मैं कह दूं कि ओरिजिन है तो इसका सीधा सीधा मतलब है बेटे 0 0 0, तो अल्फा माइनस 0 i कैप इज अल्फा i कैप, अल्फा माइनस 0 इज दूसरे वाला अल्फा j कैप, प्लस 1 माइनस 0 इज 1 k कैप। क्या मैं सिर्फ k कैप लिख दूं 1 की बजाय? क्या मैं बेटा ये लिख सकता हूँ? क्या कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। भिड़ा दो जल्दी से, लो कर दो बेटा इसको, भिड़ा दो जल्दी से। बोलो कितना आ जाएगा, जल्दी 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 बताओ। F डॉट एस तो मैं लिख दूं बेटे W बराबर F डॉट एस, तो सीधा सीधा मतलब हो गया बेटा यहाँ पे ये है I कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट एस, बोलो बेटा कितना होगा अल्फा i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस k कैप। अब आई होप कि i डॉट आई, कर्ण i डॉट आई कितना होता है? बुक लेक्चर खत्म होने दे, ये जो कमेंट कर रहा है ना इसको मैं ना तू समझ के मारूंगा, रुक जा। i डॉट आई 1 होता है तो ये बेटे अल्फा हो गया, अल्फा इंटू 3 बेटे प्लस में 3 अल्फा हो गया, k डॉट के 1 हो गया ना। थोड़ा देख लेना बेटे, ये i डॉट आई 1 तो अल्फा हो गया, j डॉट जे 1 3 अल्फा हो गया, k डॉट के 1 ये हो गया। इक्वल में 0 आएगा बेटा क्योंकि वर्क डन 0 है। ठीक है, 3 अल्फा और अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा प्लस 1 बराबर 0, अल्फा बराबर माइनस 1/4, लेकिन मीटर में आएगा ना माइनस 1/4 मीटर। बताओ क्वेश्चन कर गए थे? कितने लोग कर गए थे ईमानदारी से बताओ। सुहानी आप कर गए थे, तुम कर गए थे बेटा कुशाल? कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया। ठीक है, कोई और किया क्या? एक आध कुछ और बढ़िया बात बता दे यार। नहीं सो गया ये। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलो एक बहुत बेसिक सा प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं बेटे जल्दी से। बिना कॉपी पेन में लिखे, देख के। -2i डॉट आई माइनस
टू जे जो जे माइनस का 2 प्लस का 3, यही आ रहा है क्या? माइनस 2i डॉट आई डॉट आई 1 माइनस 2, जे डॉट जे 1 तो माइनस 2, के डॉट के 1 तो 3, -4 + 3 जीरो आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है क्या? तो कैसे पता जीरो आ रहा है फिर? कुशाल तुमने क्या बताया था बेटा? मैंने आई और जे को मल्टीप्लाई, मतलब कंफ्यूजन में आ गए है ना? गुड। मतलब इसका मतलब कि जिस उम्मीद से मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया था उस उम्मीद पे तुम खरे उतरे। ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हैं मेरे बच्चों जिसमें आई कैप और जे कैप का सीक्वेंस चेंज कर दिया, क्योंकि नीट में हम सिखा के भेजते हैं हमारे बच्चों को स्पीड से करना है, स्पीड से करना है। तो तुम्हें क्या पता कि पहले आई कैप ही लिखा जाएगा, पहले जे कैप भी लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में इसने बड़ी शराफत से जे कैप पहले लिख दिया, आई कैप बाद में लिख दिया, ये के कैप है बेटा। तो ये आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आप खुद सोचो, आई डॉट आई 1 तो यहाँ पे बात करनी है ना अपने को, -2 जे डॉट जे 1 -2, के डॉट के 1 3, -4 + 3 बेटे कितना आएगा? -1 जूल, -1 जूल। ठीक है, अब भी लेक्चर स्टॉप कर रहा हूं बेटे। दिस वाज जस्ट पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं क्या करूंगा, पहले तो बेटा अच्छे से इसके क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। मोस्टली क्वेश्चन करने के बाद में, क्योंकि मैं आपको कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों बता चुका हूं, ग्राफ के क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको लग रहा है कि बेटा वेरिएबल है तो वहां पर इंटीग्रेशन भी करेंगे, कांस्टेंट वाले एग्जांपल भी करेंगे, वो करके फिर अपने आगे बढ़ेंगे बेटा, फिर आगे वर्क एनर्जी थ्योरम तक।